शंभूनाथ रतन नगर के बाहर एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो रोज जंगल से बांस काट कर लाता और शहर में बांस का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। उसे और कोई काम नहीं आता था। उसका काम सही चल रहा था। वो अपने काम से बहुत खुश था और गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उस पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस फैक्ट्री में वो बांस सप्लाई किया करता था, उस फैक्ट्री के मालिक की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया और बांस की जगह प्लास्टिक के फर्नीचर बनाने की यूनिट खोल ली, जिस कारण शंभूनाथ का काम बिल्कुल ही ठप हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल से बांस काट काट कर अपने खेत में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी पगला गए हो क्या? अब काहे बांस काट काट कर जमा कर रहे हो? कोई और काम धंधा ढूंढो, वरना हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंभूनाथ ने उससे कहा, अरे तुम फिक्र काहे करती हो, मैं हूँ ना। देखना यही बांस हमारे लिए एक दिन जादुई बांस साबित होंगे और सभी बांस इकट्ठे ही बिकेंगे एक साथ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, जो चाहे मन में आए करो। और ऐसा कहकर उसकी बीवी अपने घर के कामों में लग जाती है और शंभूनाथ रोज की तरह बांस काट काट कर अपने खेत में जमा करने लगता है। उसके पास काफी सारे बांस जमा हो गए थे और अब वो वहाँ पड़े पड़े सूखने लगे थे, जिससे उनका रंग हरे से सुनहरा हो चला था। हर कोई आते जाते शंभूनाथ को टोका करता था, अरे भाई शंभुआ, एक बांस काहे जमा कर रहा है बे? अरे काका, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। इनका रंग तो देखो। अरे बचुआ, रंग होने से कोई लकड़ी सोना नहीं हो जाएगी। काहे बेवकूफ बन रहा है तू? काका देखना, यही एक दिन मुझे सोने जैसी कमाई करके देंगे। और शंभूनाथ की बात सही निकली। एक दिन अचानक एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये बांस तुम्हारे हैं क्या? जी साहब, मेरे हैं। कहिए क्या बात है? भाई देखो, मैं शहर की एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ और हमें अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत सारे बांस चाहिए, क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये सुनकर शंभूनाथ बहुत ही खुश हो गया। अरे भाई, क्या सोचने लगे? देखो, अगर बांस बेचने नहीं है तो किराए पे दे सकते हो तुम। शंभूनाथ को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बांस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को किराए पे देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगा। अब शंभूनाथ ने अपनी बीवी से कहा, काहो, हमने कहा था ना तुमसे, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। और शंभूनाथ के द्वारा इकट्ठे किए हुए बांस उसके लिए जादुई सुनहरे बांस साबित हुए। गरीब का जादुई कुल्हड़। चंदू एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बहुत ही खूबसूरत बर्तन बनाया करता था। खासकर उसके हाथ के बने कुल्हड़ बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। उनमें पानी पीकर बहुत ही शीतलता मिलती थी और उनमें रखी चाय और दूध भी बहुत स्वादिष्ट लगता था। चंदू का काम सही चल रहा था। उसके कुल्हड़ों की बहुत बिक्री हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ सब बदल गया। अब लगभग सभी दुकानदार कागज और प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल करने लगे, जो कि कुल्हड़ों के मुकाबले में काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। इस तरह चंदू के काम पर बहुत असर पड़ा। अब वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। वो रोज़ सुबह अपने रिक्शा में कुल्हड़ लेकर निकल जाता और गली गली हर दुकान पर जाकर कुल्हड़ बेचने की कोशिश किया करता था। अरे सेठ जी, आप कुछ तो कुल्हड़ ले लीजिए। अरे भाया, समय बदल गया है। अब लोग कुल्हड़ में चाय कोई ना पीते, अब तो लोगों को डिस्पोजेबल कप चाहिए। लेकिन सेठ जी, कुल्हड़ में बनाई चीज़ का तो स्वाद ही कुछ अलग है। अरे अच्छा ठीक है भाया, दे दे 10-20 कुल्हड़। इस तरह वो बड़ी मुश्किल से दिन के बहुत कम कुल्हड़ बेच पाया करता था। एक दिन वो दुखी होकर थका हारा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आई और उसने उससे कहा, अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ अम्मा, ये लो पानी पी लो। और चंदू ने कुल्हड़ में पानी भरकर उस बुढ़िया को पीने को दे दिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने कहा, अरे वाह बेटा, शुक्रिया। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को भी मिल सकता है क्या?
अम्मा मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए चाय लाया था घर से बनाकर, आप यही पी लो। ऐसा कहकर चंदू ने एक कुल्हड़ में चाय भरकर उस बुढ़िया को पीने को दी। उस बुढ़िया ने बड़े चाव से वो चाय पी और चाय पीने के बाद चंदू से कहा, अरे बेटा, परेशान लगते हो, बात क्या है? चंदू ने सारी बात उस बुढ़िया को बताई। चंदू की बात सुनते ही वो बुढ़िया मुस्कुराने लगी और उसने एक कुल्हड़ उठाकर चंदू से कहा, बेटा, तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो। इस कुल्हड़ की चाय को अमृत समझो और आज से कुल्हड़ वाली चाय बेचना शुरू करो। ध्यान रहे, इसी कुल्हड़ से एक बूंद उस चाय में मिला देना जो तुम ग्राहकों को पिलाओगे। तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी बेटा। और हाँ, मिट्टी से प्यार बहुत जरूरी है। हमेशा कुल्हड़ में ही चाय को बेचना। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली गई और चंदू ने अगले दिन से अपने रिक्शा में अपने बनाए कुल्हड़ों में चाय बेचनी शुरू कर दी। और जैसा बुढ़िया ने कहा था, उस कुल्हड़ में से थोड़ी थोड़ी चाय अपने बर्तन में मिलाता रहा। उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट बनती थी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। उसकी काफ़ी अच्छी आमदन होने लगी और उसने लालच के मारे अपने पास डिस्पोजेबल कप रखने शुरू कर दिए। लेकिन चंदू ने जैसे ही डिस्पोजेबल कप में चाय बेचनी शुरू की, उसका काम कम होने लगा। तभी अचानक उसे उस बुढ़िया की बात याद आई। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? उस बुढ़िया ने तो कहा था कि कुल्हड़ में चाय बेचना और इसी कुल्हड़ में से चाय मिलाकर बेचना। अब चंदू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने अगले दिन से फिर से कुल्हड़ में चाय बनाकर बेचना शुरू कर दी और उसका काम फिर से चल निकला। और अब उसने कसम खा ली कि वो हमेशा कुल्हड़ का ही इस्तेमाल करेगा। इस तरह से जादुई कुल्हड़ ने चंदू की किस्मत ही बदल दी। जादुई जेल रेस्टोरेंट। एक गांव में भोला नाम का एक रसोइया रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाया करता था। आसपास के सभी गांवों और शहर से लोग उसे अपने शादी ब्याह में खाना बनाने के लिए बुलाया करते थे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन जब भोला खाना बनाकर रात को अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और उसे लूटने लगे। लेकिन भोला ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो उन लुटेरों ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। भोला की सेहत काफी अच्छी थी। उन लुटेरों की भोला के आगे एक न चली और भोला ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक लुटेरे ने चाकू निकाल लिया और वो जैसे ही भोला को चाकू मारने लगा, दूसरा लुटेरा उसके बीच आ गया और वो चाकू उस लुटेरे को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये देखकर सभी लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। भोला ने उसे बचाने के लिए जैसे ही चाकू बाहर निकालना चाहा, तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने भोला को खून के इल्जाम में पकड़ लिया। अगले दिन भोला को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो भोला ने अपनी बेगुनाही में कहा, जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो अपना बचाव कर रहा था और ये चाकू तो इसके लुटेरे साथियों ने ही इसे मारा था। लेकिन सभी सबूत भोला के खिलाफ जा रहे थे और जज ने उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे खुली जेल में रखने की सजा दे दी। भोला जब खुली जेल में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो सभी कैदी अपना अपना काम कर रहे थे और वहाँ सभी कैदी सुबह जेल से बाहर काम करने जाते और शाम को वापस आ जाया करते थे। ये देखकर भोला ने जेलर से कहा, जेलर साहब, मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और खाना बना लेता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जेल के बाहर अपनी छोटी सी दुकान खोल लूँ। हाँ हाँ भोला, जरूर। जेल प्रशासन की मदद से भोला जेल के बाहर एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बेचने लगता है। जेल हाईवे पे होने के कारण उसका रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगता है और उसकी और जेल की काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखकर जेलर उसकी मदद के लिए और कैदियों को भी उसके साथ काम पर लगा देते हैं और धीरे धीरे भोला का छोटा सा जेल रेस्टोरेंट एक बहुत बड़े होटल में तब्दील हो जाता है और जो भी वहाँ से निकलता है वो कुछ भी खाए बिना नहीं रुक सकता। सभी लोग भोला के जेल रेस्टोरेंट की काफ़ी तारीफ करते हैं। भाई वाह, यहाँ से निकलते हुए इस जादुई जेल रेस्टोरेंट का खाना खाए बिना जाने का मन नहीं करता। और वो रेस्टोरेंट भोला और जेल के लिए काफ़ी जादुई रेस्टोरेंट साबित होता है।
जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और जो कि भले कामों में लगाई जाती है। पहिया बेल्ट ट्रैक्टर। चंद्रपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के सभी किसानों के खेतों में खेती करने और उनकी फसलों को शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। उसके काम के सभी किसान काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो समय पर उनके खेतों में खेती कर देता था और समय पर उनकी फसलें शहर में पहुंचा दिया करता था। हरीश का बेटा मनीष शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक किसान ने हरीश से कहा, अरे हरीश भैया, इस बार ना मेरी फसल पहाड़ के उस पार वाले शहर में ले जाकर बेचनी है। काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ रामू, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस फसल काटने की तैयारी करो। हाँ 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 हरीश, हमें पूरा यकीन है। बस 2 दिन बाद तुम अपना ट्रैक्टर तैयार रखना भाई मेरे लिए। हाँ हाँ रामू, ठीक है, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद मिलते हैं। हरीश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते हुए जब वो पहाड़ के रास्ते को देखता है तो सोच में पड़ जाता है, अरे मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन पहाड़ी पर मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा कैसे? वो भी फसलों से भरा हुआ ट्रैक्टर। यहाँ तो काफ़ी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो घर जाकर सोचता हूँ। हरीश जब घर पहुँचता है तो अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मनीष, तुम, क्या बात है भाई, अचानक कैसे? पापा, वो असल में शहर में ना चुनाव है, तो इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब मनीष अपने पिता से मिलने जाता है तो उन्हें चिंता में डूबे हुए देखकर उनसे पूछता है, पापा, क्या बात है, आप चिंता में लग रहे हो? हाँ बेटा, क्या बताऊँ, अब तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। अब मैंने एक काम लिया है पहाड़ी पार करके शहर ले जाकर फसल बेचने का, लेकिन तुम तो जानते हो पहाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बस पापा, इतनी सी बात, बस मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए और कल ट्रैक्टर दे दीजिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन मनीष अपने पापा के ट्रैक्टर को शहर में अपने दोस्त की वर्कशॉप में ले जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर के टायर निकालकर उनमें चेन वाली बेल्ट लगा देता है और ट्रैक्टर को शहर से गांव वापस लेकर आता है और अपने पापा को पहाड़ी वाले रास्ते पर बुला लेता है। हरीश ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि टायरों की जगह ट्रैक्टर पर बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट लगे होने के कारण ट्रैक्टर पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ रहा था। हरीश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन रामू किसान के पास अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता है। रामू ट्रैक्टर में बेल्ट लगी हुई देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरीश भैया, ये ट्रैक्टर के टायर कहाँ गए और ये बेल्ट? अब भाई रामू, तुम्हारी फसल पहाड़ी पार करके शहर जो ले जानी है तो मेरे बेटे ने ये इंतज़ाम किया है। चलो तुम अपनी फसल लाद दो। और रामू अपनी सारी फसल ट्रैक्टर में लाद देता है और हरीश बड़े आराम से पहाड़ी पार करके रामू की फसल दूसरे शहर में पहुंचा देता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और अब बाकी किसान भी पहाड़ी पार वाले शहर में फसलें पहुंचाने लगते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ हरीश की भी, क्योंकि अब उसका ट्रैक्टर बेल्ट पहिए लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते पार कर सकता था। विजय कुमार लोहागढ़ गांव में रहा करता था। लोहागढ़ के सभी लोग लोहे के बर्तन बनाया करते थे और उन्हें आसपास के शहरों में बेच आया करते थे। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की माली हालत बहुत ही खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास ज़मीन होते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि लोहागढ़ में पानी की बहुत ही कमी थी। उन लोगों को काफ़ी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। खेती के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता था। एक दिन विजय कुमार जब काम के लिए निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे खाना और पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके लिए रोटी भी बांध दी है और ये थोड़ा पानी था घर में, सारा आप ही को दे रही हूँ। रास्ते में प्यास लगे तो ज़रूर पी लेना और बच जाए ना तो घर ले आना, क्योंकि अब और पानी तो बचा नहीं। ठीक है भाग्यवान, पानी बचेगा तो घर ही वापस लाऊंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कुछ कमाई हो जाए आज।
ऐसा कहकर विजय कुमार लोहे के बर्तन बेचने शहर शहर घूमने लगता है। अब बर्तन ले लो, लोहे के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो, तवा है, कढ़ाई है, और भी बर्तन है, चिमटा है। दोपहर होने तक काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी। अब विजय कुमार थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने लगता है तभी वहाँ एक बुढ़िया आकर उससे कहती है, अरे बेटा, बहुतों से मांगा पर इस प्यासी बुढ़िया को किसी ने पानी नहीं पिलाया। अगर हो सके तो 2 घूंट पानी पिला दे बच्चे। बुढ़िया की हालत देखकर विजय कुमार ने उसे पानी देते हुए कहा, ये लीजिए माताजी, मेरे पास भी बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, चलिए आप पी लीजिए। उस बुढ़िया ने देखते ही देखते सारा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने विजय कुमार का शुक्रिया अदा किया और उसे एक पौधा देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने इस प्यासी को पानी पिलाया। मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना, भगवान सबका भला करेगा। विजय कुमार ने बुढ़िया से वो पेड़ ले लिया और संभालकर अपनी गठरी में रख दिया। और पूरा दिन बर्तन बेचने के बाद शाम को जब घर पहुंचा, विजय कुमार ने गठरी से वो पौधा निकाला और अपने आंगन में कोने में लगा दिया। और रात को सभी रूखा सूखा जो बना था वो खाकर सो गए। सुबह जब विजय कुमार उठा तो उसे लगा कि जैसे बारिश हो रही है। उसने आंगन में आकर देखा तो वो हैरान हो गया। जो पौधा उसने रात को लगाया था वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। विजय कुमार ने जब वो पानी पीकर देखा तो वो हैरान हो गया। वो एकदम शुद्ध पीने का पानी था। अरे सुनती हो, बाहर आकर देखो, चमत्कार हो गया। ये पौधा तो जादुई पौधा निकला, ये तो पानी देने वाला पौधा है। और उस पौधे से निकला पानी उसके पूरे आंगन में फैल गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। विजय कुमार ने मन ही मन उस बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसने गांव वालों के लिए जितना पानी चाहिए होता था उसके बाद जो पानी बचता था उसे बेचना शुरू कर दिया। और जादुई पानी के पेड़ से विजय कुमार की काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी और साथ ही साथ लोहागढ़ के लोगों की प्यास भी बुझ गई थी और वहाँ की धरती में भी खेती लहलहाने लगी। लोहे के अंगूर। छग्गू राम अमरपुर में रहता था और अंगूरों की खेती किया करता था। अमरपुर के अंगूर काफ़ी मशहूर थे और जगह जगह के व्यापारी अमरपुर से अंगूर खरीदने आते थे। छग्गू राम अंगूरों की ऑर्गेनिक खेती किया करता था। उसका मानना था कि जो स्वाद ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए गए अंगूरों में आता है वो बाकी अंगूरों में कहाँ, और इसीलिए उसके अंगूर काफ़ी महंगे बिका करते थे। उसके 2 बेटे अगरू और गबरू भी उसके साथ मिलकर खेती किया करते थे। लेकिन अब छग्गूराम बूढ़ा हो चला था, उससे अब खेती बाड़ी का काम नहीं संभाला जाता था। तो उसने एक दिन अपने बेटों से कहा, अरे अगरू गबरू, बेटा मुझसे अब मेहनत नहीं होती है, अब खेती का काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा बेटा। हाँ पिताजी, हम संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, आप फिक्र ना करो। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि बिल्कुल रासायनिक खादों का इस्तेमाल मत करना। अबरू को तो अपने पिता की तरह ऑर्गेनिक खेती अच्छी लगती थी, लेकिन गबरू बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। वो चाहता था कि रासायनिक खादें डालकर अधिक से अधिक खेती की उपज की जाए ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। छग्गू राम ने अपने दोनों बेटों को एक बराबर के खेत बांट दिए। आधे हिस्से में तो अबरू अपने पिता की तरह ही ऑर्गेनिक खेती करने लगा, लेकिन गबरू ने अपने हिस्से में रासायनिक खाद डालनी शुरू कर दी और उसने अधिक उपज की लालच में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खाद डाल दी थी। और जब दोनों की फसल पककर तैयार हुई तो अबरू की फसल काफ़ी कम थी, उधर गबरू की फसल बहुत ही ज़्यादा हुई थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और जब व्यापारी उनके अंगूर खरीदने आए तो अबरू के अंगूर खाकर व्यापारी ने कहा, भाई वाह, मान गए बेटा, तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वही स्वाद वही रस, जल्दी से भाव बोलो और सारे अंगूर हमें बेच दो। तभी वहां आकर गबरू ने कहा, अरे सेठ जी, भाई मेरे भी तो अंगूर देख लो आप।
हाँ हाँ, तुम्हारे भी अंगूर खरीदेंगे भाई। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने गबरू की फसल में से अंगूरों का गुच्छा उठाया और स्वाद चखने के लिए मुंह में डाला तो उन्होंने एकदम थूकते हुए कहा, अरे 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 अरे, मेरे दांत टूट गए। ये अंगूर है या लोहे के अंगूर? एकदम सख्त और कड़वा स्वाद है इनका। अरे क्या डाला है तूने इसमें? और जब गबरू ने खुद भी अंगूर चख के देखे तो उसे भी अंगूर बिल्कुल कड़वे और लोहे जैसे सख्त लगे। ये सभी अधिक रासायनिक खाद डालने का कमाल था। और अब किसी भी व्यापारी ने गबरू की फसल नहीं खरीदी और सभी अबरू की फसल खरीदकर चले गए। ये देखकर गबरू ने अपना माथा पीट लिया। तो उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, अब बेटा, मैंने तो तुम दोनों को समझाया था कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत करना और लालच में भी मत पड़ना। अब देखो, उगा दिए ना तुमने लोहे के अंगूर, अब कौन खाएगा लोहे के अंगूर? अब गबरू की समझ में आ चुका था कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। अब उसने भी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी और अब दोनों भाई मेहनत करने लगे और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि वो सभी लोहे के अंगूरों का स्वाद जो चख चुके थे। पोटैटो चिप्स एटीएम। भजून नामक गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में तरह तरह की फसल उगाया करता था और उन्हें शहर जाकर बेचा करता था, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसके काम में उसकी बीवी रिमझिम भी उसका हाथ बटाया करती थी। एक साल संतोष ने अपने खेतों में आलू की फसल लगाई और जब आलू की फसल तैयार हो गई तो वो लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनकी आलू की फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। शहर की मंडियों में आलू बेचने के बाद भी उनके पास काफ़ी सारा आलू बचा हुआ था। काफ़ी सारा आलू बचा हुआ देखकर संतोष ने अपनी बीवी रिमझिम से कहा, अरे रिमझिम, देखो तो अभी भी कितने आलू बचे हैं हमारे पास, लेकिन हम क्या करें? अगले साल तक तो ये आलू खराब हो जाएंगे और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख सकें। संतोष की बात सुनकर उसकी बीवी रिमझिम ने उससे कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हम इन आलूओं के फ्राइज बनाकर बाजार में बेच देंगे। आजकल शहर में आलू फ्राइज का काफ़ी चलन है। अपनी बीवी की बात सुनकर संतोष ने कहा, अरे वाह, क्या बात है भाई, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। और अगले ही दिन संतोष और रिमझिम मिलकर अपने घर में कुछ फ्राइज बनाते हैं और अपने दोस्तों और गांव वालों को खिलाते हैं। सभी लोग उनके बनाए फ्राइज की तारीफ करते हैं। ये देखकर उनका हौसला और बढ़ जाता है और वो शहर में आलू चिप्स और फ्राइज की एक दुकान खोल देते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगता है। उनका बेटा विक्की भी अपने दोस्तों को अपने पिता द्वारा बनाए फ्राइज खिलाता है। सभी बच्चों को फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी संतोष की दुकान में आकर फ्राइज खाने लगते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन संतोष अपने बेटे विक्की को एक एटीएम में पैसे निकालने के लिए लेकर जाता है। एटीएम मशीन से पैसे निकलता देखकर विक्की अपने पापा से कहता है, पापा, क्यों ना हम अपनी दुकान में एक फ्राइज का एटीएम खोलें? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पैसे पैसे होते हैं और फ्राइज फ्राइज होते हैं। और वो दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन रात को अचानक सोते हुए संतोष को अपने बेटे की बात का ध्यान आता है और उसे एक आइडिया आता है। अगले ही दिन वो शहर में अपने दोस्त सोहन के वर्कशॉप में जाकर एक मशीन तैयार करने लगता है। एक हफ्ते की मेहनत के बाद वो एक वेंडिंग मशीन तैयार करता है, जिसमें पैसे डालने पर आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट और टॉफ़ी आदि निकाले जा सकते थे। वेंडिंग मशीन तैयार करके संतोष अपने बेटे विक्की से कहता है, अब बेटा विक्की, ये देखो, ये रहा तुम्हारा आलू चिप्स बेचने का एटीएम। और वो जगह जगह शहर में और स्कूलों कॉलेजों में वो वेंडिंग मशीन लगा देता है। इससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है, क्योंकि उन्हें एक ही बारी में फ्रेंच फ्राइज और आलू चिप्स बनाकर उस मशीन में डालने होते थे और बार बार बेचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और शहर में जगह जगह उसके आलू चिप्स के एटीएम मशहूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मनोज नाम का एक नारियल का व्यापारी रहता था। उसके खुद के अपने नारियल के खेत भी थे
वो अपने खेतों से नारियल तोड़ता और उन्हें गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेचा करता था। वो बहुत मेहनती था। वो अपने पेड़ों का बहुत ध्यान रखता था और अपने पेड़ों को अपने बच्चों की तरह मानता था। एक दिन उसके बेटे बंटू ने उससे पूछा, पापा पापा, आप इन नारियल के पेड़ों का इतना ध्यान क्यों रखते हैं? बेटा, ये नारियल के पेड़ ही हमारे सब कुछ हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये भी हमारा ध्यान रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इन पेड़ों को कभी नुकसान मत पहुंचाना। समय आने पर ये तुम्हारी मदद भी करेंगे। अच्छा पापा। समय बीतता गया। मनोज का काम काफी अच्छा चल रहा था। मनोज का परिवार अच्छे से और खुशी से रह रहा था। उसका बेटा बंटू अब कॉलेज में पढ़ने लगा था। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया। मनोज अपने खेतों में देखने के लिए गया कि पेड़ों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके सभी पेड़ सही थे, लेकिन एक कमजोर पेड़ अचानक से टूटकर उसकी पीठ पर आ गिरा, जिसके कारण मनोज उस पेड़ के नीचे दब गया। ये देखकर बाकी वहाँ खड़े हुए किसान उसकी मदद के लिए आए और उन्होंने पेड़ को हटाकर मनोज को हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ डॉक्टर ने मनोज की पत्नी और बंटू से कहा, देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। आप लोग पैसों का इंतजाम जल्दी कर लो, वरना इनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मनोज की पत्नी और बंटू बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन बंटू डॉक्टर से कहता है, मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कहीं से भी 2 लाख रुपए ला कर दूंगा, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर बंटू दुखी मन से अपने नारियल के खेतों में जाता है और बड़े गुस्से और दुखी होकर उन नारियल के पेड़ों से कहता है, ए नारियल के पेड़ों, मेरे पापा ने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा था, लेकिन तुमने उन्हें आज इस हालत में पहुंचा दिया कि उनकी मौत भी हो सकती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, बेटा, तुम्हारे पिता ने कई सालों से हमारा ख्याल रखा है। एक पेड़ आंधी की वजह से कमज़ोर हो गया था, जिस कारण वह मनोज पर गिर गया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या कहा? मेरी मदद? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बंटू के ऐसा कहते ही वहाँ पे तरह तरह की आवाजें आने लगी। बंटू ये देखकर हैरान हो गया कि वहाँ जितने भी पेड़ थे वो कई गुना बढ़ चुके थे और उनमें से नारियल गिरने लगे, कच्चे नारियल और पक्के नारियल, दोनों तरह के नारियल। तो उस पेड़ ने फिर से बंटू से कहा, तुम यह नारियल बाजार में बेचो और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो। पेड़ों को कई गुना बड़ा देखकर और उनसे नारियल गिरता देखकर बंटू समझ जाता है कि नारियल के पेड़ उसकी मदद कैसे करना चाहते हैं। वो तुरंत जाकर अपनी गाड़ी लेकर आता है और वहाँ गिरे हुए सारे नारियल उनमें भरने लगता है और वो तुरंत शहर के बाजार जाकर सारे नारियल बेच देता है। और बंटू खेतों से तब तक नारियल ले जाकर बेचता रहता है जब तक कि उसके पास ऑपरेशन के पैसे पूरे नहीं हो जाते। वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को पैसे देता है और डॉक्टर उसके पिता का ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर देते हैं। और मनोज ठीक होने के बाद बंटू और अपनी पत्नी के साथ उन खेतों में आकर नारियल के पेड़ों का धन्यवाद करता है और पेड़ भी हिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। चिकन लेग पीस पार्टी। रामनगर नदी किनारे बना एक पहाड़ी क्षेत्र था। वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। रामनगर में राघव नाम का एक आदमी अपना होटल चलाया करता था। उसके हाथ के बना चिकन और खासकर चिकन लेग पीस बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। उसका काम सही चल रहा था। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए रामनगर के बाहर से एक हाईवे बनाया गया और रामनगर को उस हाईवे से जोड़ने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक फ्लाईओवर बनाया गया। जहाँ पर फ्लाईओवर बना वो जगह रामकुमार की दुकान के पास ही थी। फ्लाईओवर बनने के बाद से रामकुमार का काम काफ़ी कम हो गया क्योंकि सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जाया करती थी। ये देखकर रामकुमार बहुत ही चिंतित होने लगा। इस फ्लाईओवर के बनने से तो मेरा सारा काम ही बेकार हो गया, लेकिन क्या करें, तरक्की के लिए ये भी ज़रूरी है। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे तो सिर्फ चिकन बनाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। रामकुमार ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना काम चालू रखा और उसने पूरे शहर में अपनी दुकान के पोस्टर छपवा दिए। धीरे धीरे उसके पास चिकन लेग पीस खाने ग्राहक आने लगे और उसका काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा।
एक दिन राघव जब रामनगर शहर गया था तो उसने सुना कि रामनगर में फिल्म की शूटिंग होने वाली है। शाम के समय जब राघव अपने होटल में बैठा हुआ था तभी उसने देखा कि 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके होटल के सामने आकर रुकी हैं। राघव गाड़ियां रुकता देखकर मन ही मन खुश हो गया। चलो अच्छा है, आज कुछ ग्राहक तो आए। लेकिन जब उसने उन ग्राहकों को देखा तो वो हैरान रह गया। वो वही मशहूर फिल्म स्टार थे जो वहाँ शूटिंग के लिए आए हुए थे। उनमें से एक ने राघव से कहा, अरे भाई तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है खाने को? बड़ी भूख लगी है। सर हमारे यहाँ चिकन लेग पीस बहुत फेमस हैं। अरे तो खिलाओ भाई, हमें चिकन लेग पीस ही खिला दो। जी सर, आप जितने कहे मैं उतने चिकन लेग पीस बनाऊंगा और आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आज चिकन लेग पीस पार्टी ही हो जाए। राघव ने पूरी यूनिट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिकन लेग पीस बनाए। वो चिकन लेग पीस खाकर हीरो हीरोइन और सभी लोग बहुत खुश हो गए और फिल्म के डायरेक्टर ने राघव को अपने पास बुलाकर कहा, भाई देखो तुम्हारे बनाए हुए लेग पीस ना हमारी पूरी यूनिट को बहुत अच्छे लगे हैं और हम चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ शूटिंग करेंगे हमारा सारा खाना आप ही बनाओगे। क्या बना सकते हो? राघव ने बहुत खुश होकर कहा, जी सर मैं बिल्कुल बनाऊंगा और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ भाई वो तो लगता ही है। और इस तरह राघव को पूरी फिल्म यूनिट का खाना बनाने का ठेका मिल गया और उसका काम चल निकला। अब सिर्फ रामनगर में ही नहीं, जहाँ भी यूनिट शूटिंग के लिए जाती राघव ही उनके लिए खाना बनाया करता था। और इस तरह स्वादिष्ट चिकन लेग पीस पार्टी ने राघव की किस्मत ही बदल दी।